हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी और आज हम सामाजिक अध्ययन का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पश्चिम का मरुस्थल। तो बच्चों, आज हम जो हमारे देश के पश्चिम में जो मरुस्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो मरुस्थल क्या होता है पहले ये जानते हैं। मरुस्थल उस भूमि को कहते हैं जिसकी भूमि या स्थान मृत हो, जिसकी मिट्टी मरी हुई हो, उसको हम मरुस्थल कहते हैं। ऐसे स्थान पर जीव जंतु पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, उसको हम मरुस्थल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम परिचय से। भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है। बच्चों, हमारे जो भारत का मैप है या भारत का जो नक्शा है उसके पश्चिम में एक बहुत ही बड़ा मरुस्थल है जो कि हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मरुस्थल या रेगिस्तान या थार का रेगिस्तान बोलते हैं। उसी मरुस्थल को क्या बोलते हैं, थार का रेगिस्तान। ठीक है बच्चों, इसका अधिकांश भाग राजस्थान के पश्चिम भाग में है। तो जो हमारा मरुस्थल या थार का जो रेगिस्तान है वो कहाँ पर है, राजस्थान वाले क्षेत्र में आता है। यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। इस भाग में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मियों में तेज़ आंधियाँ चलती हैं जिसमें धूल के कण उपस्थित रहते हैं। बच्चों, यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है क्योंकि पेड़ पौधे नहीं हैं, तो वर्षा भी बहुत कम मात्रा में होती है। और क्या, आंधियाँ चलती रहती हैं जिसमें कि धूल के कण वगैरह रहते हैं। जो हमारे चित्र में भी बुक में एक चित्र दिया हुआ है, उसमें एक आंधी का चित्र दिया हुआ है जो कि रेत की आंधी है, जो राजस्थान में जो थार का रेगिस्तान है उसमें इसी टाइप से आंधियाँ चलती हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। उत्तरी विशाल मैदान के पश्चिम में बहुत बड़ा रेगिस्तान है, इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो उत्तरी विशाल मैदान है जो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है उसमें एक रेगिस्तान है जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। यह मरुस्थल लगभग 500 किलोमीटर लंबा तथा 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस मरुस्थल की लंबाई कितनी है बच्चों, 500 किलोमीटर, और चौड़ा कितना है, 100 से 300 किलोमीटर। ठीक है, यह अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में राजस्थान से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। जो इसकी जो कहाँ तक फैला हुआ है, राजस्थान की जो में एक पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं अरावली की पहाड़ियाँ, तो वहाँ से लेकर ये पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, जिसमें हमारे राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सूरतगढ़, बाड़मेर आदि नगर इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, हमें एक मैप दिया हुआ है साइड में जिसमें कि राजस्थान का चित्र दिया हुआ है ब्राउन कलर में। उसमें दिख भी रहा है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये सब क्या है, नगर हैं जो कहाँ पर स्थित हैं बच्चों, रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान में। ठीक है, आगे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं राजस्थान में दूर दूर तक रेत के छोटे बड़े टीले दिखाई देते हैं जिन्हें हम टिब्बे कहते हैं। बच्चों, जो रेगिस्तान है उसमें छोटे बड़े टीले या टापू टाइप के बन जाते हैं रेत के, जिसे हम क्या कहते हैं, टिब्बे कहते हैं। ठीक है, आगे, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण यहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते, परंतु जिन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है वहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ उग आती हैं। बच्चों, अब इस क्षेत्र में पेड़ पौधे नहीं है तो वर्षा बहुत कम होती है, और जहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे उग आते हैं जो झाड़ी टाइप के होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, जिनकी जो लंबाई होती है ना वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, जिनको झाड़ियाँ बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु मतलब होता है गर्मियों के दिन, तो गर्मियों के दिनों में यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जिस कारण मौसम दिन में गर्म तथा रात में ठंडा हो जाता है। बच्चों, दिन का मौसम गर्म रहता है और रात का ठंडा क्यों हो जाता है, यहाँ पर जो रेत है वो रात के समय बहुत ही ठंडी हो जाती है, उस कारण वहाँ का जो रात का समय है वो ठंडा रहता है, और दिन का वो रेत होती है दिन के समय में सूर्य के प्रकाश के कारण वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो दिन का जो मौसम रहता है वो गर्म रहता है और रात का ठंडा। ठीक है, इन दिनों तेज रेत भरी आंधियाँ चलती हैं। शीत ऋतु में यहाँ रातें अत्यधिक ठंडी तथा दिन सुहावने रहते हैं। शीत ऋतु का मतलब होता है बच्चों सर्दियों के दिन। ठीक है,
सर्दियों के दिनों में यहाँ रातें अत्यधिक ठंडी रहती हैं तथा दिन सुहावने रहते हैं। ठीक है, दिन में ज़्यादा ना गर्मी रहती है ना ही ठंड रहती है, और जो रातें होती हैं वहाँ अत्यधिक ठंड होती है सर्दियों के दिनों में। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है, इस क्षेत्र में जल का अभाव होने के कारण यहाँ पीने का जल भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बारिश नहीं होती है तो पानी भी बहुत कम मात्रा में है, तो यहाँ पीने का जल भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। यहाँ ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें वर्ष भर जल रहता हो। बच्चों, यहाँ पर ऐसी मतलब नदियाँ तो हैं, लेकिन ऐसी कोई नदी नहीं है जिसका पानी पूरे 1 साल तक या वर्ष भर तक रहे, वो पानी पहले ही सूख जाता है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत जल उपलब्ध रहता है वहाँ हरियाली तथा कैक्टस, बबूल जैसी वनस्पतियाँ उगती हैं। ऐसे क्षेत्र को मरुद्यान कहते हैं। तो बच्चों, कुछ जगह पर थोड़ी बहुत जो बारिश होती है वहाँ पर कैक्टस झाड़ी टाइप का होता है, ये कैक्टस, और बबूल हमारे इधर भी रहते हैं, बबूल का पेड़, या फिर हम इसको बमूला बोलते हैं। ठीक है बच्चों, वही वनस्पतियाँ यहाँ पर उगती हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मरुद्यान। उद्यान का मतलब होता है बगीचा, और मरु मीन्स मृत या मरा हुआ बगीचा हम कह सकते हैं मरुद्यान को। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। मरुद्यान के आसपास ही अधिकांश बस्तियां बसी होती हैं। जल की कमी के कारण इस क्षेत्र में कृषि कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता। तो बच्चों, यहाँ पर जो आसपास मरुद्यान के आसपास कुछ बस्तियां बसी रहती हैं। जल की कमी के कारण इस क्षेत्र में कृषि कार्य सुचारू रूप से या सही रूप से नहीं हो पाता है। पानी नहीं है तो वहाँ पे कृषि का कार्य भी नहीं हो पाता है। क्या आप जानते हैं, राजस्थान की साइड में दिया हुआ है बच्चों, क्या आप जानते हैं राजस्थान की एकमात्र नदी लूनी है? बच्चों, राजस्थान में एक ही नदी है जिसका नाम क्या है? लूनी, और इसका पानी भी कैसा है? खारा है। ठीक है, जो कि पीने योग्य नहीं है, समुद्र जैसा खारा पानी है इस नदी का। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा? अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं उसमें हमने क्या सीखा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला दिया हुआ है, मरुस्थल में स्थित किन्हीं 2 नगरों के नाम लिखिए। तो बच्चों, मरुस्थल में हमने आगे कुछ नगरों के नाम पढ़े थे, उनमें से किसी 2 के हमको नाम यहाँ पर लिखना है। तो पहला लिख देंगे हम जैसलमेर और दूसरा जोधपुर। ठीक है बच्चों, और भी कुछ नाम हैं जैसे कि सूरतगढ़, बाड़मेर, इनमें से भी हम कोई सा लिख सकते हैं, बीकानेर, कोई से भी 2 लिखना है। तो यहाँ पर हमने जैसलमेर और जोधपुर लिखा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, मरुस्थल में उगने वाली किन्हीं 2 वनस्पतियों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर हमें मरुस्थल में उगने वाली वनस्पतियों के नाम लिखना है। तो पहले नंबर पर हम लिख देंगे कैक्टस और दूसरे नंबर पर बबूल। ठीक है बच्चों, जो कि हम पिछली लाइनों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, जल की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ एक बड़ी नहर निकाली है। इस नहर को इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। बच्चों, अब राजस्थान में जल की कमी है तो भारत सरकार ने क्या किया, एक नहर निकाली है, और इस नहर का नाम क्या रखा हुआ है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के नाम पर इस नहर का नाम रखा गया है। इसे सतलुज नदी से जल प्राप्त होता है। जो नहर है उसको पानी कहाँ से मिलता है? तो सतलुज नदी से मिलता है, जो हम पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं सतलुज नदी के बारे में। तो आप सभी बच्चों को पता होगा, ये राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान में बहती है सतलुज नदी। तो जो इंदिरा गांधी नहर है उससे पानी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? सतलुज नदी से। ठीक है बच्चों, यहाँ यातायात के साधन के रूप में ऊँट का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सवारी तथा सामान ढोने के काम आता है। तो बच्चों, राजस्थान में यातायात के साधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऊँट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेतीली भूमि पर ऊँट आसानी से चलता है तथा बहुत दिनों तक बिना भोजन व जल के रह सकता है, इसलिए इसे राजस्थान का जहाज कहते हैं। बच्चों, ऊँट का अत्यधिक प्रयोग क्यों किया जाता है राजस्थान में? क्योंकि वहाँ पर एक तो रेतीली जगह है, जब ऊँट चलता है तो उसके पैर उसमें आसानी से धंसते नहीं हैं, अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, और दूसरा वहाँ पर पानी की कमी है, तो जो ऊँट है वो बहुत दिनों तक बिना पानी या भोजन के रह सकता है, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं? ऊँट का। यातायात, वो जो सामान ढोते हैं उसमें ऊँट का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
आगे कुछ मुख्य बिंदु दिए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है, भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है। बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं, भारत के जो उत्तरी मैदान है उसके पश्चिम में हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र में क्या है, थार का मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है। बच्चों यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि पेड़ पौधे बहुत कम हैं, तो वर्षा भी बहुत कम होती है। मरुस्थल में पीने का जल बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। अब वर्षा नहीं होती है तो यहाँ पर पीने का पानी भी बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हो पाता है। मरुद्यान के आसपास ही अधिकांश बस्तियाँ बसी होती हैं। कुछ जगह पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे उग आते हैं जिसको मरुद्यान कहते हैं, तो उन्हीं के आसपास कुछ बस्तियां बसी रहती हैं, कुछ छोटे मोटे गांव बसे रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है, रेतीली भूमि पर ऊंट आसानी से चलता है। जो रेतीली भूमि होती है उस पर ऊंट आसानी से चल लेता है, उसका जो पैर होते हैं वो उसमें धंसते नहीं हैं मिट्टी में। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों इसमें कुछ हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से हमको एक ऑप्शन सही रहेगा, उसको ढूंढकर उस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिम में क्या स्थित है। पहले नंबर पर दिया है सतलुज का मैदान, दूसरे नंबर पर गंगा का मैदान, तीसरे नंबर पर थार का मरुस्थल। तो बच्चों पश्चिमी मैदान में क्या स्थित है, थार का मरुस्थल। तो हमारा जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर, थार का मरुस्थल लगभग कितने किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जो थार का मरुस्थल है उसकी लंबाई पूछी है। तो पहला दिया हुआ है 400, दूसरे नंबर पर 500 और तीसरे नंबर पर 600। तो बच्चों जो थार का मरुस्थल है उसकी लंबाई कितनी है, 500 किलोमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी थी, 100 से 300 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमसे लंबाई पूछी है, तो लंबाई में सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पर 500 किलोमीटर। उसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, मरुस्थल में अत्यधिक गर्मी किस ऋतु में पड़ती है। जो मरुस्थल है वहाँ पर गर्मी किस ऋतु में अत्यधिक पड़ती है। पहले नंबर पर दिया हुआ है शीत ऋतु, दूसरे नंबर पर बसंत ऋतु और तीसरे नंबर पर ग्रीष्म ऋतु। तो बच्चों सबसे ज़्यादा गर्मी कौन सी ऋतु में पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु में। इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही है। ग्रीष्म ऋतु मतलब होती है गर्मियों के दिन। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में शीत ऋतु की रातें कैसी होती हैं। पहले नंबर पर ठंडी, शीत ऋतु मीन्स होता है सर्दियों के दिनों में। क्वेश्चन में पूछा है हमसे मरुस्थल में शीत ऋतु यानी ठंडों की जो रातें होती हैं वो कैसी होती हैं। पहले नंबर पर ठंडी, दूसरे नंबर पर गर्म और तीसरे नंबर पर सुहावनी। तो बच्चों जो रातें होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं, तो इसका पहले नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है पाँचवें नंबर पर, मरुस्थल में स्थित इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है। पहले नंबर पर गंगा, दूसरे नंबर पर सतलुज और तीसरे नंबर पर ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं जो इंदिरा गांधी नहर है उससे किससे जल प्राप्त होता है, सतलुज नदी से। ठीक है, ये हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है खा नंबर पर, सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों कुछ हमको शब्द दिए हुए हैं जिनको हमको छांटकर किस में भरना है, कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं उनमें भरना है। ठीक है, पहले नंबर पर खाली स्थान दिया हुआ है, थार का मरुस्थल 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर चौड़ा है। तो बच्चों जो थार का रेगिस्तान है वो कितने किलोमीटर चौड़ा है, 100 से लेकर 300 तक। तो पहले खाली स्थान में लिखा हो जाएगा 100 और दूसरे में 300। ठीक है, आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर का, मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है। बच्चों जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें हम क्या भर देंगे, वर्षा। ठीक है, मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है। तीसरे नंबर पर खाली स्थान दिया हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अत्यधिक पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं बच्चों, गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म मीन्स गर्मियों के दिनों में क्या पड़ती हैं, अत्यधिक गर्मी। तो जो तीसरे नंबर का खाली स्थान है उसमें क्या भरा हो जाएगा, गर्मी। ठीक है, आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन,
मरुद्यान के आसपास ही अधिकांश बसी होती हैं। क्या बसी होती हैं? खालिस्तान में लिखना है हमको बस्तियाँ। ठीक है बच्चों, 4th नंबर के खालिस्तान में क्या आ जाएगा? बस्तियाँ। नेक्स्ट दिया हुआ है 5th नंबर पर, रेतीली भूमि पर आसानी से चलता है। आसानी से क्या चलता है? ऊँट। तो ये 5th नंबर का जो हमारा खालिस्तान है उसमें क्या लिखा हो जाएगा? ऊँट। ठीक है बच्चों, आगे ये हमारे यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर, सही कथन के लिए सही का तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, पहले हमको इसमें जो सही होगा उस पर सही का निशान लगाना है और जो गलत होगा उस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, पहले नंबर पर दिया हुआ है, मरुस्थल के चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जो मरुस्थल है, थार का रेगिस्तान है, उसके चारों तरफ रेती ही रेत दिखाई देती है। तो ये सही है, तो इस पर राइट का निशान लग जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है 2nd नंबर पर, मरुस्थल में अत्यधिक वर्षा होती है। ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। जो मरुस्थल है वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो इस पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है 3रे नंबर पर, थार का मरुस्थल हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित है। ये भी बिल्कुल गलत दिया हुआ है बच्चों। जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, हिमालय की पहाड़ियाँ वहाँ नहीं हैं। तो इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे? क्रॉस का निशान। नेक्स्ट दिया हुआ है 4th नंबर पर, मरुस्थल में पीने का जल बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। तो ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो मरुस्थल है वहाँ पर पीने का जल बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा? राइट का निशान लग जाएगा। आगे दिया हुआ है 5th नंबर पर, इंदिरा गांधी नहर को गंगा नदी से जल प्राप्त होता है। बच्चों हम पढ़ चुके हैं, इंदिरा गांधी जो नहर है उसको सतलुज नदी से पानी प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो इस पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे सही और गलत भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके हमको एक शब्द या एक वर्ड में उत्तर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तरी विशाल मैदान के किस दिशा में रेगिस्तान स्थित है? जो उत्तरी विशाल मैदान है उसकी कौन सी दिशा में रेगिस्तान स्थित है, ये हमसे क्वेश्चन किया है। तो इसका आंसर होगा पश्चिम। ठीक है बच्चों, पश्चिम में रेगिस्तान स्थित है। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, थार का मरुस्थल किन पहाड़ियों के पश्चिम में है? तो थार का रेगिस्तान, इसका आंसर होगा अरावली। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 3rd नंबर पर, थार के मरुस्थल में स्थित कोई एक नगर का नाम लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक नगर का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम बीकानेर या फिर कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बीकानेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3rd क्वेश्चन का? बीकानेर। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है 4th नंबर पर, राजस्थान की एकमात्र नदी का नाम क्या है? तो जो हमारी राजस्थान में जो नदी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बच्चों, यहाँ पर ये गलत लिखा हो गया है हमसे सतलुज। आप सतलुज की जगह पर लूनी नदी लिखना। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र नदी का क्या नाम है? लूनी। तो सतलुज की जगह पर आप सही कर लेना, यहाँ पर लूनी नदी लिखना। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र नदी लूनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5th नंबर पर, राजस्थान में यातायात के साधन के रूप में किस पशु का प्रयोग किया जाता है? तो राजस्थान में यातायात के साधन के रूप में किस पशु का प्रयोग किया जाता है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऊँट। ठीक है, यातायात के साधन का मतलब होता है किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं वहाँ पर? पशु का, तो ऊँट का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऊँट। और अब आगे हमको कुछ, ये हमारे एक शब्द में उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है डा नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं जिनके हमको उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो इसके उत्तर हमको नेक्स्ट पेज पर मिलेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, थार के मरुस्थल के विषय में संक्षेप में लिखिए। ठीक है बच्चों, जो थार का मरुस्थल है उसके बारे में हमको लिखना है। तो इसका
उत्तर होगा उत्तरी विशाल मैदान के पश्चिम में बहुत बड़ा रेगिस्तान है, इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है बच्चों, उत्तर की जो मैदान है उसमें उसकी पश्चिम साइड में रेगिस्तान है जो कि हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र में आता है, उसे ही थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है टिब्बे किन्हें कहते हैं? राजस्थान में दूर दूर तक रेत के छोटे बड़े टीले दिखाई देते हैं जिन्हें टिब्बे कहते हैं। तो बच्चों, राजस्थान में जो रेत होती है उसके जगह जगह पर टीले टाइप के बन जाते हैं जिनको हम टापू कह सकते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? टिब्बे। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न तीसरे नंबर पर, मरुद्यान से आप क्या समझते हैं? जो मरुद्यान होता है उससे आप क्या समझते हैं? जिन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत जल उपलब्ध रहता है वहाँ हरियाली तथा कैक्टस बबूल जैसी वनस्पतियाँ उगती हैं, ऐसे क्षेत्र को मरुद्यान कहते हैं। ठीक है बच्चों, उद्यान का मतलब होता है बगीचा और मरु मीन्स होता है मरा हुआ। ठीक है, तो इसको हम मरा हुआ बगीचा कह सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न दिया हुआ है भारत सरकार ने इस क्षेत्र में किस नहर का निर्माण कराया है और क्यों? जो इस क्षेत्र में निर्माण करवाया गया है नहर का, उसका क्यों करवाया गया है? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, इसका उत्तर होगा जल की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ बड़ी नहर निकाली है, इस नहर को इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर राजस्थान वाले क्षेत्र में पानी की बहुत ही कमी है, उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने क्या एक नहर निकाली है जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। और इसको पानी कौन सी नदी से प्राप्त होता है? सतलुज नदी से। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 5वें नंबर पर, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसका उत्तर होगा रेतीली भूमि पर ऊँट आसानी से चलता है। ठीक है, रेतीली भूमि मतलब होता है जिस भूमि पर रेत बिछी हो, तो रेतीली भूमि पर ऊँट आसानी से चलता है तथा बहुत दिनों तक बिना भोजन व जल के रह सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है बच्चों, राजस्थान में पानी बहुत ही कम मात्रा में मिलता है और जो हम ऊँट रहता है वो बिना पानी के बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है या बिना पानी के और भोजन के रह सकता है, इसलिए इस क्षेत्र में क्या ऊँट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर एक बार और पढ़ते हैं। रेतीली भूमि पर ऊँट आसानी से चलता है तथा बहुत दिनों तक बिना भोजन व जल के रह सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो बच्चों, यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, उसका हम सही निराकरण करेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों।